जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से अमवात में बढ़ती तेजी से इजाफा हो रहा है। यूटी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। ये सभी अमवात कश्मीर में हुई है। इस वायरस से फौत हुए अफराद की मजमूई तादाद अब 321 हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस में भी काफी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में मजीद 470 मस्बत मामले सामने आए हैं। उनमें कश्मीर से 309 और जम्मू खित्ते में 161 केसेस सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक वायरस मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 18,390 हो गई है। अभी भी 7,667 एक्टिव केसेस है। आज 474 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। अब तक यूटी में 10,402 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। श्रीनगर में सबसे ज्यादा मस्बत केसेस है। श्रीनगर जिला में अभी भी 2,384 एक्टिव केसेस है। अमवात की शरह भी यहाँ ज्यादा है। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन भी जारी है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद है। लोगों का ताहम कहना है कि सिर्फ लॉकडाउन से ही मसला हल नहीं हो सकता। उन्होंने सेहत के शोबे में बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने की मांग की है। इंतजामिया ने कल से ईद के पेश नजर पाबंदियों में नरमी बरतने का मंसूबा बनाया है। कुछ लोगों को ताहम खदशा है कि इससे बाजारों में काफी रश बढ़ेगा। एक तो एक्शन लेना चाहिए स्ट्रिक्ट इस पर कि इस पे जो है कोई ना कोई वैक्सीन या कोई दवाई हम जल्द से जल्द बनाएं, ताकि ये जो है पीपल विल गेट इससे हमें थोड़ा सा एक रिलीफ मिले और पीपल को थोड़ा सा ये जो मिले, और थोड़ा सा इकोनॉमिक डिप्रेशन जो इतना क्रिएट हो गया है उससे भी थोड़ा सा लोगों को दे विल गेट सम फ्रीडम, उनको कुछ ये मिलेगी ताकि इसको ओवरकम कर सके। वो ऐसे तो बढ़ जाएगा, पॉजिटिव तो ऐसे नॉर्मल भी निकल रहे हैं, उससे तो बहुत बढ़ जाएगा। 3 दिन में तो बहुत बढ़ सकता है। ऐसे तो 200-400 निकल रहे हैं पर डे एवरेज। अब इससे तो बहुत निकलेगा। अब तो यही है कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये नहीं खुलना चाहिए। कोरोना वायरस से मुतासरा बीमारों की सेहतियाबी का सिलसिला भी जारी है। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से कई अफराद को सेहतियाब होने के बाद उनके घरों की तरफ रवाना किया गया है। मरीजों ने मेडिकल अमले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई है। उन्होंने उस पर मसरत का इजहार किया। उधर कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए वो हर तरह से तैयार है और मेडिकल अमला बेहतर तरीके से काम कर रहा है। यह इलाज मे वुचमुत कह मिले असल इलाज रब थो वार आबाद थो खुशी शुक्र गुजारान तो क्युत इलाज मिलन असल हर कुछ चीज प्रत कह चीज मिलो। सोमवार के दिन ये इस अस्पताल से कोविड वार से 10 मरीज ठीक होकर अपने घर खुशी खुशी चले गए। और इससे ज़्यादा और मुझे इतनी खुशी है और मेरे स्टाफ पे भी इतना फ़ख्र है कि ये लोग, जब मैंने इनसे पूछा कुछ अपने इलाज के बारे में बताइए, कुछ शिकायत है, कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल में हुई, तो वो सब इनकी तारीफ़ कर रहे थे। पर्टिकुलरली नर्सेज की, डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की और सैनिटेशन स्टाफ की बड़ी वो खुश थे। श्रीनगर जिले में पॉजिटिव केसेस में लगातार इजाफे के तनाजुर में इंतजामिया ने पेड क्वारंटीन की सहूलत मुहैया कराई है। कोरोना वायरस की अलामात न रखने वाले मरीजों के लिए होटलों में रियायती शरहों पर यह सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस सिलसिले में श्रीनगर के कई होटलों को कोविड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है, जहां पर तमाम दरकार सहूलतें रहेंगी। डीसी श्रीनगर शाहिद चौधरी ने कहा कि इस तरह के मजीद सेंटर खोले जाएंगे। नंबर ऑफ केसेस है, दूसरा क्या है कि कितने एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं। जो सीरियस नेचर के केसेस हैं वो हॉस्पिटल में रखे जा रहे हैं, बाकी कुछ कोविड केयर सेंटर्स में, और बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको हम कुछ केसेस में घर में भी शुरुआत की है। तो अभी तक तो शॉर्टेज नहीं है, बट नंबर जैसे डेफिनेटली जब बढ़ेगा तो उसमें इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वो प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है, ताकि इसके साथ इसको एक रेगुलर सिस्टम अब लेके चलें कि नंबर ऑफ केसेस आते भी रहेंगे, लोग डिस्चार्ज भी होते रहेंगे, उतनी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। बट नंबर जब अगर बढ़ते हैं उसमें कैपेसिटी में एक्सपेंड भी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंट रूम मिलेगा, इसमें आपको सारी फैसिलिटीज रहेंगी। वैसे भी तो कमरे में ही रहना, अपना वॉशरूम इंडिपेंडेंट रहेगा। तो सिंपल 600 रुपया 2 बेड का, अगर 2 बंदे बैठेंगे तो 300 रुपया पर डे होगा। तो क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी हमारे बहुत सारे क्वार्टर्स की कि
अगर पेमेंट भी हो जाता थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में और इम्प्रूवमेंट आ जाती। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का कहना है कि हालिया महीनों में हर मिलिटेंट तंजीम के आला कमांडरों को हलाक किया गया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जीओसी ने कहा कि सियासी लीडरों को निशाना बनाना बौखलाहट की अलामत है और ये काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में 130 से ज्यादा मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जबकि वादी में अभी तकरीबन 180 मिलिटेंट सरगर्म हैं। दरअंदाजी पर बात करते हुए जीओसी ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और मिलिटेंटों की दरअंदाजी की राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 250 से 300 मिलिटेंट दरअंदाजी की ताक में है, ताहम फौज उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 4 से 6 महीने के बीच में तकरीबन हर तंजीम का जो लीडरशिप है हमने न्यूट्रलाइज़ किया है और हम समझते हैं कि इस लीडरशिप और बाकी जो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया उससे आवाम को कुछ शांति मिला है और हम चाहते हैं कि हम इस कार्रवाई को इसी तरह आगे लेके जाएंगे और ताकि आवाम अपना जो भी कार्रवाई है वो सही तरीके से करें, बच्चे अपना पढ़ाई करें, बिजनेसमैन अपना बिजनेस करें। मोटे तौर पे तकरीबन 130 मिलिटेंट हर तंजीम का न्यूट्रलाइज हुआ है और अगर जो रेसिडुअल टेररिस्ट स्ट्रेंथ है उसके बारे में अगर जानकारी देना चाहता हूँ तो तकरीबन 180 से 200 के बीच में फॉरेन और लोकल मिला के है और मोटे तौर पे ये आधा के नफरे में है। सीज़फायर वॉलेशन होता है वो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए उनको मदद देने के लिए किया जाता है और जब भी ऐसा होता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं और कई बार पाकिस्तान ये भी देखने में आता है कि हमारे सिविलियन पॉपुलेशन के इलाके में गोलाबारी करता है जिससे हमको हमारे सिविलियंस को नुकसान होता है और ये बहुत गलत बात है, अनप्रोफेशनल चीज़ है और इसका हम निंदा करते हैं। और मैं ये भी साथ साथ में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अभी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो काफ़ी मजबूत है और हम लगातार इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से रियासत का दर्जा बहाल होने तक असेंबली इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मौक़िफ़ इख्तियार करने के साथ ही जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों में एक बहस छिड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी नायब सदर के इस मौक़िफ़ की हिमायत की है और कहा कि इंतखाबात से पहले सियासी तौर पर माहौल साजगार तैयार करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इसे उमर अब्दुल्ला का शख्सी मौक़िफ़ करार दिया है। अपनी पार्टी ने कहा कि सियासी फ़ायदा हासिल करने की गर्ज से ऐसा किया गया है। कहेंगे कि हमारी मंजिल इक़्तिदार कभी नहीं रही है। हमारे बानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेर कश्मीर ने 12 दफ़ा कहा इक़्तिदार मेरी मंजिल नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कभी इक़्तिदार मंजिल नहीं रही है। लेकिन एक निज़ाम, एक जमहूरी निज़ाम चलाने के लिए इक़्तिदार हासिल करना और फिर लोगों के काम करना वो इसका एक पहलू है। और अगर रास्ता वहाँ तक कांटों से भरा हुआ है, रुकावटें खड़ी की गई हैं जिससे लोगों को आज़ादाना तौर अपनी राय देने में रुकावटें पैदा होंगी, आज़ादाना तरीके से वो अपनी राय नहीं दे सकेंगे। सियासी जमातें अपना किरदार इलेक्शन के सिलसिले में अदा नहीं कर पाएंगी, न खुले बोल सकेंगे, न घूम सकेंगे। तो कुदरती बात है, उमर साहब गलत नहीं कह रहे हैं। जब तक यहाँ उस किस्म की फ़िज़ा कायम नहीं होती है, जमहूरी फ़िज़ा कायम नहीं होती है, आप इलेक्शन करना दूर की बात, आप पहले लोगों के ज़ख्मों का मदावा कीजिए। देखिए, उमर साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, नायब सदर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो उन्होंने जो बयान दिया है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने हिसाब से अपना नफ़ा व नुकसान देखकर जो फ़ैसला किया है, तो हम उनकी राय की इज़्ज़त करते हैं। हमें उनकी राय से इत्फाक हो या इख्तलाफ या किसी और को इत्फाक हो या इख्तलाफ, तो वो एक अलग बात है। सियासत में हर जमात, हर लीडर ये देखता है कि उसका नुक्ते नज़र क्या है और सियासी एतबार से उसको कौन सी चीज़ सूट करती है और उसकी अपनी दानिश्त के मुताबिक उसके लोगों के हित में क्या है, तो उसके मुताबिक वो फ़ैसला लेता है। अब अगर कोई दूसरी तरह का फ़ैसला लेता है तो उसका भी अपना हक बनता है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ख़ास ज़्यादा वो जिसको हम कहते हैं बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत तो मैं नहीं महसूस करता हूँ। उन्होंने इसमें देखा होगा
कि भाई इस तरह से है तो ठीक है, उन्होंने एक अगर राइडर लगाया है, एक शर्त रखी है, तो ये उनका फैसला है, हमें इस फैसले का एहतराम करना चाहिए। अपनी पार्टी के ही सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा ने उमर अब्दुल्ला के बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों के हक में है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का भी इसी तरह का मंशूर है। जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब का ये जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक स्टेटहुड नहीं रिस्टोर होता और तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस, मुझे लगता है ये बड़ी खुशी की बात है कि फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ कि 370 और 35 से जो है वो इतिहास का एक हिस्सा बन चुके हैं। और अब जिस तरह से अपनी पार्टी का पहले दिन से ये कहना था, इसीलिए जो गठन हुआ था अपनी पार्टी का, वो उसका एक कारण ये भी था कि हम चाहते थे कि आगे बढ़ा जाए, हम इतिहास के पन्नों में गुम ना हो जाएं और आगे जो यथार्थ स्थिति है, जिस तरह से हालात हैं, उस तरह से आगे बढ़ने के लिए, लोगों के मसाइल को आगे लाने के लिए, लोगों की दिक्कतों को सामने लाने के लिए, उनका निपटारा निवारण करने के लिए एक पॉलिटिकल फोरम की ज़रूरत थी। जब सभी पार्टियां, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस 370 की बात करी थी, हमने कहा कि वो कोर्ट में है मसला। पर अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को ये बात, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर साहब को ये बात लगी है कि लोगों के हित में आगे आना है, तो मुझे लगता है ये देश के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में बात है और इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक संगठन जो है, जब भी यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होती है, वो इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेना या न लेना उनका अपना फैसला है। ताहम उन्होंने कहा कि रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने का मरकज़ का फैसला दुरुस्त नहीं था। कि ऐतिहासिक रियासत को तोड़ करके, धर्म भरम करके एक यूनियन टेरिटरी को डाउनग्रेड कर लिया। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार जो है वो बिल्कुल दर्जा घटा दिया, डाउनग्रेड कर दिया। तो इस स्पिरिट में उन्होंने जो बात कही है वो समझाती है। बाकी जो उन्होंने कहा उनका अपना फैसला हो सकता है उनकी पार्टी का। हम तो ये मानते हैं, हमने डे 1 से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर ये कहा कि जो भी ये पता चला कि आप जिस तरीके से यूनिलैटरली ये कर रहे हैं, सारा ये गलत है। इस तरीके से आप लोगों की भावनाओं के साथ, और आपने बिल्कुल एक ऐतिहासिक स्टेट को तोड़ फोड़ करके, डिवाइड करके, डाउनग्रेड करके, डिसबैंड करके उसको यूटी बना दिया। इसलिए लोग डिसएम्पावर्ड फील करते हैं। अब चूँकि 1 साल होने वाला है, वो जो वायदा था पार्लियामेंट के फ्लोर पे वो भी पूरा नहीं हुआ। और पहले हम ये पूछते हैं कि स्टेट तोड़ा क्यों था, किसने मांग की थी, क्या ज़रूरत थी? क्या यहाँ पे स्टेट है वहाँ आतंकवाद से लड़ा नहीं जाता? स्टेट जो है वो इनकैपेबल है टू फाइट टेररिज्म। क्या क्या जवाजियत उन्होंने दी थी। और आज 1 साल में यूटी में क्या फ़ायदे हो गए कि आप 4G तक तो रिस्टोर कर नहीं पाए, आप कहते हैं खतरा है। तो इसलिए आप यूटी का फ़ायदा लोगों को बता दीजिए। और गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लीडर अपोजिशन हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी से मिल के अब दोबारा ये बात कही है कि आप स्टेट को बहाल कीजिए और चुनाव के लिए रास्ता हमवार कीजिए। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के रियासी सदर बलवंत सिंह मनकोटिया का कहना है कि इंतखाबात का बायकॉट करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी को जमहूरी अमल में हिस्सा लेना चाहिए और रियासत के दर्जे की बहाली के लिए मुत्तहिदा जदोजहद करनी चाहिए। मनकोटिया ने कहा कि वो हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। यूटी के बनने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर का जो दर्जा था उसको ख़त्म किया और करीब करीब मैं कहता हूं कि करीब हर इंसान को इस चीज़ की ज़बरदस्त नाराज़गी है केंद्र सरकार के साथ कि जो यूटी का दर्जा हमें दिया उसकी नाराज़गी है। लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा, लड़ाई करनी होगी, मांग करनी होगी, ना कि हम पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें बैक ट्रैक कर जाएं, उससे बाहर निकल जाएं, तो उससे हम अपने लोगों का भला नहीं कर सकते। तो हम ये कहना चाहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी जम्मू कश्मीर में, खासकर हमारी जम्मू कश्मीर के जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको कहना चाहेंगे कि इसके लिए संघर्ष करना ज़रूरी है। और इसके लिए अगर इलेक्शन का जब सिस्टम होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है। पिछले दिनों जैसे कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ने इसका जो पंचायत का चुनाव था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने से इनकार किया, तो उसका क्या रिज़ल्ट हुआ? उसमें जो एक्सपीरियंस, जो तजर्बेकार, जो बेहतरीन लोग जो आने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको स्टेटहुड के लिए संघर्ष करना होगा।
बीजेपी लीडर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला की तनकीद की है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का बयान कोई माने नहीं रखता है। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने साफ किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर में अमन बहाल नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। उमर अब्दुल्ला का बयान कोई मायने नहीं रखता है। उनका ये कहना कि जब तक यूनियन टेरिटरी होगी वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसका कुछ मायना नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ जाहिर कर दिया है कि अभी इलेक्शन होने की कोई भी चांसेस नहीं है। यहाँ तक रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटहुड का सवाल है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि ये तभी होगा जब यूनियन टेरिटरी के अंदर अमन बहाली हो जाएगी, नॉर्मलेसी आ जाएगी और डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला कहने पर नहीं होगा। ये लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बयानबाजी करते हैं। इनकी बयानबाजी से साफ जाहिर है कि ये अपने आप को पॉलिटिकली रेलिवेंट रखना चाहते हैं। इनको डर लग गया है कि लोग इनकी बात नहीं सुनते हैं, लोग इनको अब मानते नहीं हैं। कश्मीरी अवाम इनसे तंग आ चुका है, इसलिए ये अपने आप को पॉलिटिकली रेलिवेंट रखने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेह यूनिट को तहलील कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला लेह के कारकुनों और लीडरान की एक मीटिंग में इत्तेफाक राय से यह फैसला किया गया है। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी की लेह यूनिट ने जानकारी देते हुए कहा कि अब फिलहाल लेह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई मुंसलिक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल से मुतल्लिक फैसला कमेटी के दीगर मेंबरान के साथ तबादले ख्याल के बाद किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।